जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की प्रेस वार्ता। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जिन्होंने रविवार सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने ईआरसीपी परियोजना सहित भारत सरकार की अन्य योजनाओं एवं चंबल लिफ्ट परियोजना पर अपने विचार रखे। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, धौलपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। हम सब के बीच में आज इस पत्रकारों से चर्चा के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री जवाहर सिंह बेढम जी, संसद के मेरे साथी वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश दाधीच जी, आदरणीय डॉक्टर साहब शिवचरण जी और सभी पत्रकार मित्रों में हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि थोड़ा विलंब भी हुआ और स्थान परिवर्तन भी हुआ, लेकिन फिर भी आप सब मित्रों ने ये सहयोग किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तौर से आपका आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब ने देखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश परिवर्तित हो रहा है। 2014 में जहां 2004 से 14 के उस 10 साल के कालखंड में जिस तरह की व्यवस्थाएं देश में थी, जिस तरह के हालात देश में थे और देश हर मोर्चे पर विफल होता हुआ पिछड़ता जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में बड़ी ऐसी इकोनॉमीज के सबसे ज्यादा रिस्की जोन में जो इकोनॉमीज है उनमें सम्मिलित किया गया। सामाजिक दृष्टिकोण से हम बात करें, देश का ताना बाना बिगड़ा हुआ था। सामरिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो देश के सेनाओं के पास में पूरे साजो सामान भी सरकार की रेड टेपिज्म के चलते हुए, पॉलिसी पैरालिसिस के चलते हुए ठीक से साजो सामान भी नहीं है। मूलभूत आवश्यकता, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक भी सरकार के कमियों के चलते हुए सेना मरहूम। यदि कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर अलग थलग पड़ा हुआ ऐसा दिखाई देता है। यदि मैं आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखूं तो उस 10 साल के कालखंड में नित्य प्रतिदिन कहीं न कहीं देश में एक बड़ी आतंकवादी घटना, धमाकों की गूंज देश के चारों कोनों से सुनाई देती। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि देश में एक घोटाले की चर्चा समाप्त होती थी, उससे पहले दूसरे घोटाले की चर्चा प्रारंभ हो जाती। ऐसे में 10 साल के उस कालखंड के बाद में भारत के सामान्य मानवी का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसको इतनी बड़ी तपस्या, साधना, बलिदान के बाद में अर्जित किया था, इस पर से ही विश्वास कहीं न कहीं लोगों का डगमगाने लगा था और लोग ये सोचते थे कि ये बाढ़ ही खेत को खाती है। जिन लोगों को चुन करके हम भेजते हैं वही देश के साधन संसाधनों पर लूट खसोट में लग जाती। ऐसे समय में देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प हो सकता है ऐसा मानते हुए 30 साल बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। और तब से लेकर के जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प व्यक्त किया था, मोदी जी ने, कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सबको समर्पित रह करके काम करते हुए देश को दुनिया का समर्थ, शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र ऐसा बनाने के लिए काम करें। आज 10 साल बाद हम पीछे घूम करके देखें, जहां गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जितनी योजनाएं प्रारंभ की गई, उनका इम्पैक्ट धरातल पर दिखाई देता है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय में भी, आजादी के बाद से निरंतर इन सब योजनाओं पे कहीं न कहीं टुकड़ों में काम हुआ हो, लेकिन अभावों में काम करने की प्रवीणता, पारंगतता सरकारों की होने के चलते हुए जो योजनाएं बनती थी
वो धरातल पर ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो पाती, क्योंकि टुकड़ों में काम होते थे, और जब टुकड़ों में काम होते थे तब चुनाव जीतना प्राथमिकता होती थी, और चुनाव जीतने के उद्देश्य से योजनाओं का इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भाई भतीजावाद उसमें होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया गवर्नेंस फॉर्मूला दिया कि जो भी योजना हाथ में लगे वो 100% पात्र लोगों तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ में काम करेंगे, और उसका प्रभाव आज दिखाई देता है। बिना किसी भेदभाव के, न राजनीतिक आधार पर, न वोटों की गणित के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न राज्य के आधार पर, न बोली और भाषा के बंटवारे पर, केवल और केवल एक लक्ष्य कि देश का जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के योजनाओं का संधारण किया गया। आज देश में इन सब के चलते हुए 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलने में सफल हुए। ये केवल आंकड़ा मेरा कहा हुआ नहीं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, नीति आयोग और इसके जैसे अनेक संस्थानों ने इस तरह के अध्ययन किए, रिसर्च किए, और आज इस बात को स्वीकार किया। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, जैसा मैंने कहा, साउथ अफ्रीका, ब्राजील के साथ में खड़ा था, वो भारत आज दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया, और हम बहुत तेज गति के साथ में तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने की दिशा में आगे बढ़े। सामरिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में ये स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दे करके कि हम भारत की भूमि के खिलाफ चलने वाले किसी भी षड्यंत्र को, चाहे वो देश की धरती से हो या देश की धरती के बाहर हो, हम स्वीकार नहीं करेंगे, और उसका प्रभाव भी दिखाई दे। आज भारत की सामरिक शक्ति बढ़ी, भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ी, और इन सब के चलते हुए आज भारत इस तरह से प्रासंगिक हुआ है कि G20 के बाद में आज किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत को इग्नोर कर सके, ऐसी परिस्थिति नहीं बची। आज भारत न केवल जो है प्रासंगिक हुआ, रेलेवेंट हुआ, अपितु साथ साथ में भारत के सामर्थ्य का लोहा आज पूरे विश्व मानने लगे। दुनिया भर के इकोनॉमी का अध्ययन करने वाले लोग, दुनिया भर के, वो आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन ग्लोबल इकोनॉमी। कोविड की आपदा के समय में जिस तरह से देश की सरकार ने कोविड का प्रबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया, और उसके बाद जिस तरह से इकोनॉमी को आपदा में अवसर के मंत्र के साथ में रिवाइव करने का काम किया, आज आप अमेरिका से लेकर के पूरे यूरोप, सारी दुनिया, और लेकर के एशिया में चाइना, सारी दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज है सबको उठा करके देख लीजिए, सारी इकोनॉमीज रिसेशन में, सारी इकोनॉमीज मंदी के दौर से गुजर रही, और इन सब देशों में भारी महंगाई। इन सारी परिस्थितियों में इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी केवल एक देश भारत है जिसने आर्थिक दृष्टि से कहीं भी रुकावट महसूस नहीं की है। पिछले 3 साल से कोविड के बाद में हमने न केवल रिकवर किया, अपितु पुराने बेंचमार्क छोड़ करके हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के खिताब पकड़ के बराबर खड़े। मित्रों, जिस गति से आज हम आगे बढ़, आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करने लगा है कि भारत जो है विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और देश का आत्मविश्वास जो कहीं खो रहा था, वो आत्मविश्वास, देश का विश्वास जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर समाप्त हो रहा था, वो विश्वास वापस स्थापित हुआ है। ये माननीय मोदी जी के सरकार के 10 साल के कालखंड की बड़ी उपलब्धि। यदि मैं पानी के विषय में चर्चा करूं, देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ माननीय मोदी जी ने जिस तरह से मार्गदर्शन किया, हमने काम प्रारंभ किया। 2019 के 15 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उद्घोष किया था, तब देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी जाता था, केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक। आज देश में 14 करोड़ 50 लाख के लगभग घरों तक पीने का पानी पहुंच रहे हैं, यानी 11 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों 11.25 करोड़ माताओं बहनों के सर से मटका उतारने का, उसके बोझ को हटाने का पुण्य जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और आज जो कवरेज भारत का 16% था, वो बढ़कर के आज 75% तक पहुंच गया। अगर पीने के पानी से आगे बढ़ करके मैं बात करूं, पीने के पानी से आगे बढ़ करके बात करूं, सिंचाई के देश भर के परिदृश्य में बात करूं, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से
देश के 106 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े थे, वर्षों से अधूरे पड़े थे, 40-40 साल पहले जिनके शिलान्यास हुए थे, लेकिन वो आधे अधूरे प्रोजेक्ट जो है किसानों को पीढ़ियां गुजर गई थी उसका इंतजार करते हुए कभी हमारे खेत में पानी आएगा। भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्यों के साथ सहयोग करके, राज्यों को सहयोग अर्पित करके और आज उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम किया। उन 106 प्रोजेक्ट्स में से 85 प्रोजेक्ट जो है वो या तो पूरे हो गए या लगभग पूरे हो गए, कहीं एक आध कोई छोटा मोटा काम इसमें बाकी बचा होगा, लगभग पूरे हो गए और 30 लाख हेक्टेयर जमीन नई जो है सिंचाई के तहत आई। इसी क्रम में देश में भूगर्भ का जल जिस तरह से नीचे सिकुड़ता जा रहा था और जमीन का पानी जिस तरह से हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, आप सब जानते हैं पूर्वी राजस्थान के हालात किस तरह से हैं। मुझे लगता है कि पूर्वी राजस्थान से ज्यादा जमीन के पानी के समाप्त होने का दर्द और कोई नहीं समझ सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश के 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मैपिंग किया, 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और हर एक पंचायत के लिए उस पंचायत के अंदर जमीन के पानी के पुनर्भरण के लिए जो उपयोग किया वो सारी व्यवस्थाओं की उनको मार्गदर्शन बना करके एक इंडेक्स बना करके हर जिले में एक जल शक्ति केंद्र की स्थापना की। और उसके लिए जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स देश की सरकार ने किए, मोदी जी ने बार बार आह्वान किया, बार बार उस विषय पर चर्चाएं हुई, उसका प्रभाव ये हुआ है कि जो पानी का, जमीन के पानी का घटने का ट्रेंड हिंदुस्तान में पिछले 4 दशक से चल रहा था, उसको हम न केवल रोक पाए बल्कि उसको रिवर्स करने में कामयाब हुए। अगर मैं उससे आगे बढ़ करके इससे आगे बढ़ करके बात करूं, डोंट बी इम्पेशेंट, 5 मिनट सुन लो। उससे आगे बढ़ करके अगर मैं बात करूं पीने के पानी के परिप्रेक्ष्य में, मैंने चर्चा की जमीन के पानी के परिप्रेक्ष्य में की, सिंचाई के पानी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। यदि पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से मैं तुलना करूं तो इस कालखंड में माननीय मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत में पानी के क्षेत्र में जो निवेश हुआ वो 250 बिलियन डॉलर के आसपास है, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेश हुआ, जो दुनिया में सर्वाधिक। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन पोटेंशियल जनरेशन प्रोग्राम लिया, और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन मिशन लिया, 11 करोड़ शौचालय बनाए। अगर वहां से आगे बढ़कर के मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखूं, राजस्थान में चुनौतियां बड़ी थी, इसलिए राजस्थान को सर्वाधिक संसाधन जल जीवन मिशन के तहत दिए गए, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की निवर्तमान सरकार जिस गंभीरता के साथ में और जिस ईमानदारी के साथ में प्रयास करने के वो नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, काम लटके अटके, और उसके कारण से राजस्थान पिछड़ते पिछड़ते देश के 32 प्रदेशों में जहां काम चल रहा था वहां नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जिसको लेकर के कल मैंने चर्चा की थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लटकाने अटकाने भटकाने का भी काफी षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया। मैंने विस्तार से जब पिछली बार मैं आप लोगों के बीच में आया था तब मैंने इस विषय को रखा था और मैंने कहा था कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये जो राजनीतिक भस्मासुर इन्होंने पैदा किया है या पैदा करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजनीति की रोटी सेकते हुए इस पूर्वी राजस्थान की 84 विधानसभाओं से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, इस भस्मासुर की अग्नि में कांग्रेस खुद जल के भस्म हो जाएगी। मैंने आपसे जिम्मेदारी से ये बात कही थी और आज मैं वापस आप लोगों के बीच में बैठ करके कह रहा हूं कि जो मैंने कहा था वही हुआ, क्योंकि उन्होंने पाप का घड़ा भर के उसमें भोजन पकाने की कोशिश की थी जो टूट गया। और मैंने उस दिन ये कहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो अवश्यंभावी है, और वो सरकार बनेगी। आपको मैं शब्द याद दिला देता हूं, मैंने उस दिन कहा था कि जितना कल का सूर्योदय पूरब में होना सुनिश्चित है उतना ही सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनी और जो हमने वादा किया था, ये मोदी की गारंटी थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। आज वो शुभ दिन आ गया है। राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को हमने एक नए स्वरूप में नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में चिन्हित करके दोनों राज्यों के बीच में समझौता कराया है। राजस्थान के पूरे पुराने 13 या अब 21 जिले, मध्य प्रदेश के मुरैना से लेकर के उज्जैन तक, मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिले, इन दोनों क्षेत्रों की लगभग जो है 6 करोड़ से ज्यादा जनता का पेयजल,
लगभग दोनों राज्यों के 4,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और जो है 50 बांधों का और तालाबों का पुनर्भरण इसके माध्यम से होगा। और मैं ये मानता हूं कि इस योजना के पूरा होने के साथ इस पूरी क्षेत्र में ये योजना एक नई जीवन रेखा के रूप में प्रतिस्थापित होगी। न केवल प्रतिस्थापित होगी अपितु इस क्षेत्र के जीवन में परिवर्तन भी करेगी। इससे आगे बढ़ करके भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो वादे हमने किए थे, चाहे सिलेंडर कम करने का हो, सिलेंडर की दर कम करने का हो, चाहे पेपर लीक के लिए SIT गठित करने का हो, चाहे अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगाने का हो, हमने सफलता प्राप्त की है। उस दिशा में गंभीरता के साथ में काम किया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य जिलों में भी, शेखावाटी के जिस जिलों में जहां परिस्थिति पूर्वी राजस्थान की जैसी है, वहां भी पानी पहुंचे। यमुना के साथ में 24 साल का यमुना जल का बंटवारे का प्रकरण जो है हरियाणा के साथ में लंबित था, उसको भी माननीय भजन लाल जी और माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा, इनके साथ बिठा करके उसका भी समाधान किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो दोनों बड़े समाधान हुए, इससे लगभग राजस्थान का आधा जिला, 21 जिले यहाँ हैं, 4 जिले जो है शेखावाटी के, ये 25 जिले, आधा राजस्थान। और आबादी के दृष्टिकोण से देखूं तो 65% राजस्थान की आबादी जो है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आबादी का घनत्व कम है, 65% आबादी और आधे संख्या में जिले, वो राजस्थान के लाभान्वित होंगे। पीने के पानी की सुरक्षा मिलेगी, किसान की खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी, राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बनी है, ये सरकार यशस्वी बने, ये हम सब का संकल्प है, हम सब का सामूहिक संकल्प है। और हमारा संकल्प है कि सरकार को यशस्वी बनाने के क्रम में राजस्थान में एक बार फिर हैट्रिक बनाते हुए 25 की 25 लोकसभा सीटें, 25 के 25 कमल खिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब अर्पित करेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। सर, मैं एक निवेदन करूँगा, ERC की जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, लेकिन धौलपुर में लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है वो चंबल योजना, राजा किला धौलपुर। इसके लाखों परिवार इससे लाभान्वित होते हैं। कई साल से कभी उसका काम बंद पड़ा रहता है, कभी धीमी गति से हो जाता है। वो अति महत्वपूर्ण योजना, वो क्यों लगती पड़ी है? देखिए, पिछले 5 साल तक जो सरकार इसके लिए उत्तरदायी थी, उसको अपने किए की सजा, उसका पाप की सजा मिली है। डबल इंजन की सरकार बनी, देखते जाइए जो है चंबल परियोजना को भी पंख लग जाए। परवन परियोजना को भी मैंने जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित करके 750 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है, लेकिन पिछली सरकार ने दुर्भाग्य से उसमें काम जिस गति से करना चाहिए था नहीं किया। निश्चित ही मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि इन सब परियोजनाओं को तेज गति के साथ में काम कर हम पूरा करें।